रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग वंस अगेन जी। मेरा नाम गिनी और इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जो आता है आपके लिए रेडियो सिटी पर। अच्छा, तो ऑब्वियसली द नेम ऑफ द शो इज एक्सप्लेनेटरी। एक लाइब्रेरी होती है जहां से मैं एक किताब उठा के लाती हूँ। तो इस हफ्ते क्या हुआ कि मेरे पास कोई किताब नहीं थी पढ़ने के लिए। आई हैडंट रेड अ सिंगल बुक। तो वेडनेसडे को मुझे याद है कि ओहो संडे को तो शो करना है, तो मैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ गई। बहुत अच्छा, मतलब एसी चलाया, लाइट्स वाइट जलाई और मैं ऐसी किताबों को देख रही थी। तो एक किताब मेरे सामने आई, बड़ी पुरानी सी किताब थी, बिल्कुल ही येलो हो चुकी है, और इसका नाम है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इसको लिखा झुम्पा लाहिरी ने। ये इनकी पहली किताब थी। इंसिडेंटली ऑफ कोर्स नाउ यू ऑल हर्ड ऑफ झुम्पा लाहिरी। आई थिंक 1999 में आई थी किताब। प्युलिट्जर प्राइज जीता था फिक्शन के लिए, द पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता था। It was a fantastic book. It's a book of short stories. ये किताब तब भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तब शायद मैं बहुत छोटी थी to really appreciate it. Over the years मैंने बहुत बार ये किताब वापस रिविजिट करी है, और जिंदगी की अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग फेजेस पे इस किताब की कहानियां अलग अलग लगती है मुझे। So short stories है। झुम्पा लाहिरी did not write this book like a normal book is written. जनरली एक शॉर्ट स्टोरी का भी एक टॉप होता है, उसके बाद आप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका एक डेफिनेटिव एंड होता है। झुम्पा लाहिरी की जो कहानियां होती हैं वो कहानियां नहीं होती, वो बस जिंदगी होती है। जिंदगी के कुछ पल होते हैं, वो एक पल से कहानी को उठाती है और दूसरे पल पे छोड़ देती है। उसका कोई एक फिक्स्ड एंड नहीं होता, फिक्स्ड बिगिनिंग नहीं होता। इट्स जस्ट लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई रियली लाइक द वे शी राइट्स। Of course, इनकी सारी कहानियां इंक्लूडिंग हर नॉवेल्स, नेमसेक आपने देखी थी तब्बू की और इरफान खान की, they're all based about Indian settled abroad. सभी थोड़े से दुखी होते हैं। आई थिंक कि उनको इंडिया से दूर रह के इंडिया से ज्यादा प्यार हो जाता है, और दैट इज द सेम। बट कई बार इनकी जो इमोशंस होते हैं वो बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे कि इस किताब की जो पहली कहानी है, विच आई रियली लाइक, विच इज कॉल्ड अ टेम्पररी मैटर। आज मैं इस किताब की एटलीस्ट 2 या 3 कहानियां आपको सुनाने की कोशिश करूंगी यहीं गिनी की लाइब्रेरी में। इफ यू रेड झुम्पा लाहिरी, आई रियली वांट टू नो। If you haven't read Jhumpa Lahiri, then I would suggest pick it up. Short stories है, नाम ऐसे जिसके साथ आप familiar हो, because Indian names है, Indian curries है, खाना Indian है, बातें Indian है, तो अच्छा लगेगा पढ़ के। मेरी recommendation इस हफ्ते। तो इनकी जो किताब है, इसकी पहली कहानी का नाम है टेम्पररी मैटर। लाइक आई टोल्ड यू, झुम्पा लाहिरी की किताबों का एक डेफिनेटिव बिगिनिंग और एंड नहीं होता। तो जो टेम्पररी मैटर है, इट्स स्टोरी ऑफ शोभा और सुकुमार। ठीक है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। 3 साल हो गए इनकी शादी को। शोभा और सुकुमार एक एवरेज कपल है। किताब की कहानी शुरू होती है कि शोभा ऑफिस से घर आती है और एक नोटिस होता है कि लाइट जाएगी। अब अमेरिका में ना, I'm assuming हमारे घरों की तरह लाइट नहीं जाती, तो उनके पास एक नोटिस आता है कि टेम्पररी शटडाउन होगा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज बिजली नहीं रहेगी, तो 5-6 दिन के लिए। तो शोभा कहती है सुकुमार को कि यार लाइट तो जाने वाली है, मैं काम करती हूँ, जल्दी से नहा के आती हूँ। सुकुमार उसे देखता है, उसे रियलाइज होता है कि उन दोनों की जिंदगी बहुत बदल गई है। शोभा अब घर आने से पहले अपनी लिपस्टिक टचअप नहीं करती, अपना काजल ठीक से नहीं लगाती, ऐसे ही आ जाती है। शोभा और सुकुमार की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शोभा आजकल अपने काम में बहुत बिजी है और सुकुमार घर पे। जितनी सक्सेसफुल शोभा होती जा रही है, उतना ही सुकुमार को घर से बाहर निकलना बुरा लगता है। उसने एक सॉर्ट ऑफ सबैटिकल लिया हुआ है, जहां पे वो घर पे बैठकर एक थीसिस लिख रहा है। शोभा और सुकुमार एक दूसरे से ज्यादा आजकल बात नहीं करते। बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले शोभा वाज प्रेग्नेंट, जिंदगी परफेक्ट थी। सुकुमार को आज भी वो शाम याद है जब वो एक फॉरेन टूर पे जा रहा था, उसकी कोई कॉन्फ्रेंस थी। उसने शोभा को बोला था कि यार तू प्रेग्नेंट है। शी सर की नहीं, अभी बहुत दिन है डिलीवरी के लिए, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुला लिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे ले जाएगी अस्पताल, तू जा। और उसकी लास्ट मेमोरी शोभा की ऐसी है कि द प्रेग्नेंट शोभा, जहां वो उसको बाय बाय वेव कर रही है। सुकुमार को 2 दिन बाद कॉन्फ्रेंस में मैसेज मिलता है कि अस्पताल को फोन करो। वो अस्पताल फोन करता है, जल्द से जल्द फ्लाइट लेके पहुंचता है। शोभा और सुकुमार ने अपना बच्चा खो दिया होता है, स्टिल बॉर्न बेबी। उसके बाद somehow उन दोनों ने एक दूसरे से बात ही करनी बंद कर दी थी। सुकुमार की जिंदगी बदल गई थी। He now wanted to stay at home. He didn't want to meet people. शोभा ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा अग्रेसिवली आउटगोइंग हो गई थी। वो सिर्फ ऑफिस का ही काम करती रहती थी। वो दोनों शायद बड़े दिनों से बैठ के उन्होंने एक साथ खाना भी नहीं खाया था। अब वापस आते हैं, 8 बजे लाइट चली जानी है ना, तो शोभा नीचे आती है। सुकुमार ने मटन बनाया होता है चावल के साथ। कहता है यार लाइट जाने वाली है, मैं कैंडल जला देता हूँ। कैंडल जला के वो दोनों खाना खा रहे। अब घर में कोई बत्ती नहीं, सिर्फ कैंडल्स है। सडनली शोभा सुकुमार से कहती है, पता है जब हम छोटे होते थे और दादी के घर जाते थे, वहाँ लाइट नहीं होती थी, तो जब लाइट जाती थी तो हम सब कजिन्स बैठते थे और अपना एक एक सीक्रेट एक दूसरे को बताते थे। चल वही करते हैं। सुकुमार को समझ नहीं आता कि यार ऐसे मतलब
एनीवे वो एक रैंडम सा सीक्रेट बताता है, शोभा एक रैंडम सा सीक्रेट बताती है, लाइट आ जाती है, दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन फिर लाइट 8 बजे जाती है। सुकुमार अगले दिन मलाई प्रॉन्स बनाता है, शोभा के साथ बात कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स डिस्कस करते हैं। रियलाइज कि उस 1 घंटे में वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं बगैर लाइट्स के, फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहे हैं बगैर जजमेंट के, ऐसी कहानियां जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी नहीं है, जस्ट सीक्रेट्स। शोभा और सुकुमार 4 दिन बाद फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं उसी अंधेरे में, और फिर लाइट बगैर जलाए हुए एक दूसरे के साथ बेडरूम में जाते हैं। सुकुमार को सही लगता है कि यार शायद जिंदगी ठीक हो रही है, बट ही इज नॉट श्योर हाउ ही फील्स अबाउट शोभा। 5 दिन बाद बिजली कंपनी का नोटिस आता है, अब से लाइट ठीक हो जाएगी। शोभा और सुकुमार दोनों थोड़े से दुखी होते हैं। रात को फिर 8 बजे अपनी लाइटें बंद कर लेते हैं और कैंडल जलाते हैं। और शोभा कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ कहना है। ही सेज बोल। शी सेज मुझे लगता है हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैं बड़े दिनों से घर ढूंढ रही थी, आज घर की लीज साइन करके आई हूँ। सुकुमार को बुरा नहीं लगता, उसे लगता है कि यार उससे मेरे पीठ पीछे एक काम किया था। जब शोभा और सुकुमार प्रेग्नेंट थे ना, तो शोभा नहीं जानना चाहती थी कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, बाहर तो अलाउड होता है। ये उसका सरप्राइज फैक्टर था, और उसे आज भी नहीं पता था कि वो बच्चा जो गया वो एक लड़का था या लड़की। उसने डॉक्टर से जानने के लिए मना कर दिया था। सुकुमार शोभा की तरफ देखता और कहता है मेरे पास एक सीक्रेट है। कहते क्या? कहता एक्चुअली ना वो जो स्टिल बॉर्न बच्चा था वो एक लड़का था, उसके छोटे छोटे से बाल थे, उसकी नाक तेरे जैसी थी, और तुझे पता है क्या, मैंने उसे अपनी गोद में भी पकड़ा था। सुकुमार को ये पता था कि जब तक वो शोभा से प्यार करता है उसका ये सीक्रेट शोभा तक कभी नहीं पहुंचेगा, पर आज उसका मन किया उसे बोलने का, उसने बोल दिया। शोभा और सुकुमार अपनी अपनी प्लेटें उठाते हैं, रखते हैं और रोने लग जाते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ झुम्पा लाहिरी। एक मोमेंट से कहानी उठती है, दूसरे मोमेंट पे खत्म हो जाती है। Interpreter of Melody, my solid recommendation. If you just heard this story at RJ Ginnie, GINNIE, Instagram, Facebook या Twitter पे come say hi या at rjginnie@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। तो जो किताब का नाम है उसी नाम की एक कहानी भी है, एंड द कहानी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, शॉर्ट स्टोरी है। एक कपल आता है, मिस्टर एंड मिसेस दास, कोणार्क का टेम्पल देखने आए हैं, अपने 3 बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। मिस्टर कापसी उनके टूर गाइड है। मिस्टर कापसी टिपिकली एक 40-50 साल के आदमी है। उनका काम है, बूशर्ट पहनते हैं, आपको दिखाई देता है मिस्टर कापसी, और वो गाड़ी चलाते हैं। अब ये लोग कोणार्क के टेम्पल में जा रहे हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, मिस्टर एंड मिसेस दास के साथ। और मिस्टर कापसी अपने दिमाग में सोच रहे हैं तो बहुत ही छोटे हैं यार, 3 बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, ये तो खुद बच्चे लगते हैं, बच्चों से प्रॉपर्ली बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स टॉक टू देयर चिल्ड्रन डिफरेंटली। ये बड़े इक्वल तरीके से बात कर रहे हैं, एक लड़की है 2 लड़के हैं। एनीवे, आगे चलते जा रहे हैं तो मिस्टर दास कॉन्वर्सेशन के लिए कहते हैं कि और बताओ मिस्टर कापसी आप क्या करते हो। तो मिस्टर कापसी कहते हैं एक्चुअली मैं टूर गाइड का काम सिर्फ वीकेंड्स पे करता हूँ, एक्चुअली मेरा काम मंडे टू फ्राइडे एक डॉक्टर के पास है। तो मिस्टर दास कहता है अच्छा आप डॉक्टर के असिस्टेंट हो? कहते नहीं मैं उसका इंटरप्रेटर हूँ। कहते इंटरप्रेटर बोले तो? कहता है कि ना जैसे अब लोग आते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, छोटा शहर है, ये जिला है, तो डॉक्टर को समझ नहीं आता, उसको सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी समझ आती है, तो मैं मतलब ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इतने में मिसेस दास जो कि बड़ी खूबसूरत होती हैं, 28 साल की होती हैं, छोटा सा क्रश होता है मिस्टर कापसी को उनके ऊपर ऑलरेडी। वो कहती है हाय मिस्टर कापसी, दैट्स सच अ लवली थिंग। मिस्टर कापसी अब फूले ना समाए, वो कहते हैं हाँ क्यों? कहती देखो आप इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज हो, मेलोडीज मतलब प्रॉब्लम्स, आप लोगों की प्रॉब्लम बताते हो। अब आप सोच रहे हो कि डॉक्टर और पेशेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका है। मिस्टर कापसी जिनको लगता है कि ये नौकरी बड़ी बेसिक सी है, कहते हैं ऐसा क्यों मिसेस दास? कहते क्योंकि अगर आपने मान लो मैं पेशेंट हूँ और मेरी जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को सही बताई नहीं या कुछ गलत बता दिया, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी खराब हो जाएगा और मैं भी, यानी कि इस पूरे सर्कल में सबसे इम्पोर्टेंट आप। मिस्टर कापसी को आज तक किसी ने इतना सेल्फ इम्पोर्टेंट तो फील नहीं करवाया था। उनको मोहब्बत हो जाती है उसी समय मिसेस दास से। अब वो ये सोचने लग जाते हैं मिसेस दास और मैं दोस्त बनेंगे, फिर एक दिन मिसेस दास को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, मिसेस दास अपने पति को छोड़ देंगी। हाँ, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन। एनीवे, वो कोणार्क के टेम्पल पहुंचते हैं, बच्चे और मिस्टर दास निकलते हैं। मिसेस दास कहती है रुको मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, और मिस्टर कापसी को कहते हैं जो टूर गाइड हैं कि आप मेरे साथ बैठ जाइए। अब कापसी के तो पसीने छूट गए, इतनी सुंदर लड़की 28 साल की उसे बोल रही है बैठने के लिए, तो इसे हाँ बैठ जाता हूँ। वो रैंडम बातें कर रहे होते हैं। मिसेस दास कहती है आपको पता है जो मेरा बेटा है? कहते हैं हाँ, इसका बाप मिस्टर दास नहीं है। मिस्टर कापसी को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या कहूँ, तो वो मिसेस दास को देखते हैं और कहते हैं मतलब? कहते कुछ नहीं,
एक किसी का फ्रेंड था मिस्टर दास का, वो घर आया था, हम दोनों के अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन थी एक रात को. वेल यू नो, तो मिस्टर कापसी कहते हैं पर आप ये मुझे क्यों बता रही हो? कहते क्योंकि तू तो इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज है ना, तू लोगों की प्रॉब्लम सुनता है और फिर जो डॉक्टर बताया उसका सोल्यूशन देता है. तो तू स्मार्ट हो चुका है, तुझे सोल्यूशन देने आते हैं, तो तू बता ना कि मेरी इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन. क्या पता तेरे पास सोल्यूशन हो. मैंने आज तक की बात किसी को नहीं बताई, पर मुझे लगता है कि तेरे पास सोल्यूशन होगा क्योंकि तू इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज है. मेरे अंदर बहुत गिल्ट भरा हुआ है, मुझे इस गिल्ट से निजात चाहिए. प्लीज एक सोल्यूशन दे ना. आप तो सबको सोल्यूशन देते हो, तभी आप मुझे इंटरेस्टिंग लगे. बताओ ना. कापसी घबरा जाता है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है. आई एम टेलिंग यू नीड टू पिक अप इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज. बहुत सारी कहानियां इसके अंदर. माई सॉलिड रिकमेंडेशन. इफ यू जस्ट हर्ड दिस स्टोरी at RJ Ginnie, GINNIE, Instagram, Facebook या ट्विटर पे कम से हाय या @rjginnie@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए. शो खत्म हो रहा है इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे गिनी की लाइब्रेरी में, यहीं रेडियो सिटी पर. तब तक के लिए